सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइस आप लोगों के लिए हमारा एनटीपीसी 2024 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट लेकर आए हो गाइस, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड कोशिश करिएगा नोट बनाने का। जितना शॉर्ट तरीके से आप चीजों को नोट करेंगे, आप जब रिविजन करिएगा तो आपका बहुत कम टाइम में बहुत सारी चीजें क्लियर आउट हो जाएगी, जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो प्लीज गाइस आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड नोट बनाइए। तो चलिए इस आरआरबी एनटीपीसी 2024 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर सेट को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा सेट है वो हमारा सेट 13 है, यानी कि सेट 13 है। और सेट 13 का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि अलंकृत ईंटों के प्रमाण किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो अलंकृत ईंटों का मतलब होता है कि जो डिजाइन किया हुआ ईंटा। ठीक है, अलंकृत ईंटों का मतलब क्या होता है गाइस? डिजाइन किया हुआ ईंटा का प्रमाण जो मिला था वो किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त हुआ था। तो आपके ऑप्शन है कालीबंगा से, ऑप्शन बी बनवाली से, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो से, या ऑप्शन डी चंद्रभूदड़ो से। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अलंकृत ईंटों का प्रमाण यानी कि डिजाइन किया हुआ जो ईंटों का प्रमाण मिला था वो कालीबंगा से मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं कालीबंगा। कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है वो काले रंग की चूड़ियां होता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न था कि काली बंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? तो काले रंग की चूड़ी जो है इसका शाब्दिक अर्थ है, ये आपको ध्यान रखना है। काले रंग की चूड़ी जो है ये क्या है guys? तो काले रंग की जो चूड़ी है इसका शाब्दिक अर्थ है, यहाँ पे आपको जितना चीज दिखा रही है सबको नोट करते हुए चलेगा। ठीक है, काले रंग की चूड़ी जो है ये इसका क्या है guys? तो ये आप ध्यान रखिएगा कि इसका शाब्दिक अर्थ है। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। उसके बाद आपको दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इसकी जो है इसकी खोज कब हुई थी? कालीबंगा की जो खोज हुई थी वो कब हुई थी? तो गाइस सबसे पहले आप बात करेंगे कालीबंगा की खोज की। तो अगर इसकी खोज की बात करेंगे तो कालीबंगा की जो खोज हुई थी वो 1953 में हुई थी, यानी कि 1953 में जो है ये कालीबंगा की खोज हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी खोज कब हुई थी गाइस? तो 1953 में जो है कालीबंगा की खोज हुई थी। और इसका जो खोज किया था वो किसने किया था गाइस? तो ये आपको याद रखना है, अमलानंद घोष ने जो इसकी खोज की थी। और कब की थी गाइस? ये आपको ध्यान रखना है कि अमलानंद घोष ने जो है इसकी खोज की थी। और कब की थी गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, अमलानंद घोष ने 1953 में कालीबंगा की खोज की, ये आपको ये याद रखना है। तो यहाँ से दो पॉइंट ये याद रखना है, काले रंग की चूड़ी जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि ये किस नदी के तट पर है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि कालीबंगा जो है ये किस नदी के तट पे है। तो ये आपको याद रखना है कि कालीबंगा जो है ये आपके घग्गर नदी के तट पे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि कालीबंगा जो है ये किस नदी पर, किस नदी के तट पे। तो कालीबंगा जो है ये आपके घग्गर नदी के तट पे है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ से जो है आपको बहुत सारी चीजों को याद रखना पड़ेगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप बात करेंगे गाइस कि यहाँ से जो है आपको ये याद रखना है कि यहाँ से तो है सबसे पहले आपको बता दें कि अलंकृत ईंटों का प्रमाण मिला था। और कौन कौन सा प्रमाण जो है ये कालीबंगा से मिला था। तो मैं इसके अगर कालीबंगा के प्रमाण की बात करूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लूंगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर कालीबंगा के प्रमाण की बात करूँ तो यहाँ से आपको बता देती हूँ कि 7 अग्निकुंड, यानी कि 7 अग्निकुंड जो है ये कहाँ से मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 7 अग्निकुंड जो है ये कहाँ से मिले। तो ये भी कालीबंगा से मिले, ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो है अलंकृत ईंटों का प्रमाण ये भी कालीबंगा से ही मिला है। उसके बाद दूसरा आपको याद रखना है, दूसरा कौन सा है गाइस? आपको याद रखना है लकड़ी का पाइप। लकड़ी का पाइप जो है ये कहाँ से मिला गाइस? ये भी आपको ध्यान रखना है। लकड़ी का पाइप जो मिला था ये भी मिला था कहाँ से गाइस? ये आपको ध्यान रखना है, लकड़ी का पाइप जो मिला था ये भी कालीबंगा से मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जितना चीज दिखा रही हूँ सबको नोट करते हुए चलेगा कि कालीबंगा से क्या क्या चीज आपको वहां से प्रमाण मिले। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस, तीसरा नंबर पे आपको याद रखना है ऊँट की हड्डी। ऊँट की हड्डी का भी साक्ष्य कहाँ से मिला गाइस? तो ये आपको याद रखना है कि ऊँट की हड्डी का जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है। तो ये भी मिला है कालीबंगा से, तो ये भी याद रखना है। तो तीसरा पॉइंट आपका ये हो गया। उसके बाद अगर बात करते हैं चौथा, चौथा आपको कौन सा पॉइंट याद रखना है गाइस? चौथा आपको याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट, जुते हुए खेत के साक्ष्य। ठीक है, तो जुते हुए खेत के साक्ष्य जो मिले थे ये कहाँ से मिले थे गाइस? तो ये आपको याद रखना है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य जो मिले थे ये मिले थे गाइस, आपको ध्यान रखना है कालीबंगा से। ठीक है, तो जुते हुए खेत के साक्ष्य, तो यहाँ से क्या क्या प्रमाण मिला है ये आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये सारी चीजों को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इतना चीज जो है आपको नोट करना है। उसके बाद अगर आपसे एक चीज और नोट कर लीजिएगा, इसकी कालीबंगा जो है ये किस राज्य में गए। तो आपको याद रखना है कि कालीबंगा जो है ये राजस्थान में। कालीबंगा किस राज्य में गए? तो ये आपको याद रखना है कि कालीबंगा जो है ये आपके राजस्थान राज्य में है, और राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राजस्थान में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं कालीबंगा से उन सारी चीजों को लिखा दिया गया, प्लीज इस सबको नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी झील निम्नलिखित में से कौन सी झील है। तो आपको बताना है कि भारत की जो सबसे लंबी झील है वो कौन सी झील है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन बी सांभर झील, ऑप्शन सी वुलर झील या ऑप्शन डी वेबनाड झील। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वेबनाड झील जो है ये भारत की सबसे लंबी झील है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर इसकी लंबाई पूछेगा गाइस कि इसकी लंबाई जो है कितनी है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस ये कितनी लंबी है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये 96 किलोमीटर लंबी है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसकी लंबाई कितनी है गैस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वेवनाथ झील की जो लंबाई है ये कितनी है। तो 96 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है कि वेवनाथ की जो है ये किस राज्य में है। तो आपको याद रखना है कि वेवनाथ झील जो है ये केरल राज्य में स्थित है। तो दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये जो है आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत की सबसे लंबी झील जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत की सबसे लंबी झील है ये आप जो कि आपका वेबनाड झील है। और ये कहाँ स्थित है, तो ये आपको याद रखना है कि ये केरल में स्थित है और इसकी लंबाई कितनी है, 96 किलोमीटर। उसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि वेमनाड झील जो है ये कितनी केरल की कितनी सीमाओं को स्पर्श करती है गाइस। तो आपको याद रखना है कि ये जो है ये वेमनाड झील जो है ये केरल की 3 सीमाओं को स्पर्श करती है। ये आपको ध्यान रखना है ये कितनी सीमा को स्पर्श करती है। तो ये केरल की 3 सीमा को स्पर्श करती है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि वेमनाड झील जो है वो केरल की कितनी सीमा को स्पर्श करती है। तो केरल की 3 सीमा को जो है ये स्पर्श करती है। और ये कौन कौन सी सीमा जो है ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सा ये है जिला, ये आपको याद रखना है केरल का। तो सबसे पहले अगर हम बात करें केरल का, तो आपको याद रखना है गाइस कि ये जो है कोट्टायम, कोट्टायम को भी स्पर्श करती है। तो ये पहला आपको याद रखना है कि कौन सा है। तो पहला आपको याद रखना है कोट्टायम, ठीक है। पहला आपका कौन सा हो गया गाइस, पहला आपका हो गया कोट्टायम। उसके बाद दूसरा आपको कौन सा याद रखना है गाइस, दूसरा जो आपको याद रखना है ये है आपका एंड्राकुलम, ठीक है। दूसरा आपका कौन सा है गाइस, दूसरा आपका जो है एंड्राकुलम। ये 3 जिलों को स्पर्श करती है केरल, केरल के। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहला हो गया कोट्टायम, दूसरा हो गया एंड्राकुलम और तीसरा हो गया आपका गाइस, तीसरा आपका कौन सा हो गया, तीसरा आपको याद रखना है गाइस, तीसरा आपका हो गया आलापपुरा जो है ये आपका याद रखना है। तीसरा जो है आपका कौन सा जिला हो गया, तीसरा जो हो गया ये आपका तीसरा हो गया आलापपुरा जो है। ये 3 जिलों को, केरल के 3 जिलों को स्पर्श करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको इतना चीज आपको याद रखना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत की जो सबसे लंबी झील के बारे में बात होगी। अब बात करेंगे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। तो सबसे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है ये कौन सी है, वुलर झील, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि वुलर झील क्या है गाइस, ये है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। तो ये आपको ध्यान रखना है वुलर झील क्या है गाइस, तो वुलर झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सारी चीजों को लिख दे रही हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा ताकि ये क्वेश्चन के साथ बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर आउट हो सके। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है ये कौन सी है, ये आपका जो है वुलर झील है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ये किस राज्य में है। तो अगर राज्य की बात करेंगे गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है ये आपके जम्मू कश्मीर में है। ये कहाँ स्थित है गाइस, तो जम्मू कश्मीर में। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में है। और कौन सी झील है, तो ये है उलर झील, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं चिल्का झील के बारे में। चिल्का झील जो है ये खारे पानी की झील है, ठीक है। तो चिल्का झील कौन है, तो ये भारत की खारे पानी की झील जो है ये आपका चिल्का झील है, ये आपको ध्यान रखना है। चिल्का झील क्या है ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जगह नहीं तो मैं कम ही शॉर्टकट में लिख देती हूँ, खारे पानी की झील है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि चिल्का झील क्या है तो खारे पानी की झील है। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। उसके बाद चिल्का झील से आपको ये याद रखना है कि चिल्का झील जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि चिल्का झील जो है ये आपके किस राज्य में स्थित है। तो चिल्का झील जो है ये आपके उड़ीसा में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चिल्का झील जो है ये किस राज्य में स्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। उसके बाद सांबर झील की बात करते हैं। सांबर झील जो है गाइस आपका कहाँ है, तो आपको याद रखना है कि सांबर झील जो है ये आपके राजस्थान में। ये आपको ध्यान रखना है कि सांबर झील कहाँ है गाइस, तो सांबर झील जो है ये आपके राजस्थान में। पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है गाइस कि सांबर झील जो है ये आपका क्या है गाइस, तो ये भी खारे पानी की सबसे बड़ी जो है अंतः स्थलीय झील है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो खारे पानी की झील जो है ये चिल्का झील है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है ये आपका सांबर झील है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़े खारे पानी की झील जो है कौन सी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अंतः स्थलीय पे गाइस याद रखना है। तो सबसे बड़े खारे पानी की झील जो है ये कौन सी है, तो गाइस आपको याद रखना है ये है आपका सांबर झील, ठीक है। खारी खारे पानी की झील, खारे पानी की झील। यहाँ पे जगह नहीं गए तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दे रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे आप चीजों को नोट करते हुए चलिए गाइस। उसके बाद वेबनाड झील जो है ये भारत की सबसे लंबी बड़ी झील है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से इतना चीजों को नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि सुआ लोक नृत्य किस राज्य की लोक कला नृत्य शैली है। तो आपको बताना है कि सुआ लोक नृत्य जो है ये किस राज्य की लोक कला नृत्य शैली है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी मेघालय या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सुआ नृत्य जो है वो किस राज्य की लोक कला नृत्य शैली है गाइस। तो ये आपको याद रखना है कि गाइस ये जो है कि आपके छत्तीसगढ़ का है। उसका छत्तीसगढ़ से अगर हम बात करें कि छत्तीसगढ़ के और कौन कौन से लोक नृत्य है गाइस, यहाँ पे आपको नोट कर लेना गाइस, क्योंकि जरूरी नहीं आपसे सुआ नृत्य ही पूछे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य जो है ये किस राज्य का लोक कला नृत्य शैली है। तो गाइस आपको याद रखना है कि कर्मा नृत्य जो है ये छत्तीसगढ़ का लोक कला नृत्य शैली है। तो पहला पॉइंट आपका हो गया कर्मा नृत्य। दूसरा आपको रखना है याद गाइस, दूसरा कौन सा हो गया गाइस, गौरा नृत्य। गौरा नृत्य जो है कहाँ का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि गौरा जो है, गौरा नृत्य भी जो है ये कहाँ का है, ये आपके गाइस आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ का है। उसके बाद आपको याद रखना है पंथी नृत्य। पंथी जो है लोक कला नृत्य शैली कहाँ की है गाइस, तो पंखी पंथी लोक नृत्य जो है ये भी छत्तीसगढ़ की है। तो यहाँ से आपको इतना चीज याद रखना है गाइस। उसके बाद एक और चीज याद रखना है गाइस, जो कि है आपको याद रखना है कौन सा है, आपका है रौत नाच। रौत नाच जो है ये कहाँ है गाइस, तो रौत नृत्य जो है ये भी आपका छत्तीसगढ़ का है। तो यहाँ से आप इतना चीजों को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र का जो है वो कौन कौन सा है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है तमाशा लोक कला नृत्य शैली जो है ये कहाँ की गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है guys, ध्यान रखिएगा। तो तमाशा लोक कला नृत्य शैली जो है ये कहाँ की गई, तो ये जो है ये आपका जो है ये कहाँ का है, तो तमाशा लोक कला नृत्य शैली जो है ये आपके जो है ध्यान रखिएगा गाइस, ये कहाँ का है, तो तमाशा लोक कला नृत्य शैली ये आपके महाराष्ट्र का है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है महाराष्ट्र से लावनी। लावनी जो लोक कला नृत्य शैली है वो कहाँ की है गाइस, तो आपको याद रखना है लावनी जो है ये कहाँ की है, तो ये भी महाराष्ट्र की है। तो आपको यहाँ से याद रखना है लावनी हो गया, ये कहाँ की है, महाराष्ट्र। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस कोली नृत्य। कोली नृत्य जो है ये कहाँ की है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि कोली जो है ये भी महाराष्ट्र की है, ये याद रखना है। कोली के बाद आगे आपको याद रखना है कौन सा नृत्य है, पवाड़ा। पवाड़ा जो है ये कहाँ का गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि पवाड़ा जो है ये भी महाराष्ट्र का है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसका जो है सबसे आखिरी नृत्य जो है वो कौन सा है, दही काला। दही काला जो है ये भी कहाँ का है, तो ये आपको याद रखना है कि दही काला जो है ये भी महाराष्ट्र का है, ठीक है। तो यहाँ से महाराष्ट्र से कौन कौन से लोक नृत्य है इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आप बात करते हैं मेघालय का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न हमेशा मेघालय से रिलेटेड रहते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। तो अगर मेघालय की बात करें तो कौन कौन सा नृत्य है जो कि मेघालय की लोक कला नृत्य से लिए गए, तो मेघालय की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपको याद रखना है लाहो। लाहो नृत्य जो है ये कहाँ का गए, तो ये आपको याद रखना है कि लाहो जो है ये मेघालय का है। लाहो लोक कला नृत्य शैली जो है कहाँ की गई, तो लाहो मेघालय का है। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस वांगला नृत्य। वांगला नृत्य जो है ये कहाँ की गई, तो ये आपको याद रखना है कि वांगला नृत्य जो है ये भी आपके गाइस है, ये भी मेघालय का है, जो कि एक किसके दिया, गारो जनजाति के लोग जो है ये इसको मनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बांग्ला नृत्य के बाद आपको याद रखना है कौन सा नृत्य है, दोरसा नृत्य। दोरसा जो है ये कहाँ का गाइस, तो आपको याद रखना है कि दोरसा जो है ये भी जो है ये आपके मेघालय का है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दोरसा जो है ये कहाँ का है, तो दोरसा जो है ये मेघालय का है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि जो दोरसा जो है और जो वांगला ये किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, आप इसको याद रखिएगा। जो दोरसा है और जो ये वांगला है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये दोनों जो नृत्य है ये किसके जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो आप याद रखिएगा कि ये गारो जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वांगला नृत्य जो है ये किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो याद रखिएगा गाइस कि ये किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, गारो जनजाति के द्वारा, जो कि आपका वांगला और दोरसा नृत्य है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में जो है वो कौन कौन सा है, तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे पहले आपको याद रखना है नौटंकी लोक कला नृत्य शैली। नौटंकी जो है ये कहाँ का है गाइस, ये आपको याद रखना है, ये उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद आपको याद रखना है रासलीला। रासलीला जो है ये कहाँ का है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि रासलीला जो है ये आपके उत्तर प्रदेश का, ये आपको याद रखना है। रासलीला के बाद आपको याद रखना है कजरी। कजरी जो है ये किस राज्य का लोक कला नृत्य शैली है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कजरी जो है ये भी उत्तर प्रदेश का लोक कला नृत्य शैली है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से इतनी चीजों को नोट कर लीजिएगा गाइस कि किस राज्य का कौन कौन सा लोक कला नृत्य शैली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कुंचिकल जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। तो आपको बताना है कि कुंचिकल जलप्रपात जो है वो किस राज्य में अवस्थित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी झारखंड में,
ऑप्शन सी कर्नाटक में या ऑप्शन डी उड़ीसा में। तो अगर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये कुंचिकल जलप्रपात जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको याद रखना है, ये कर्नाटक में। और कर्नाटक के किस जिले में है गाइस, तो ये आपको याद रखना है शिमोगा जिले में जो है ये आपका कुंचिकल जलप्रपात है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि कभी कभी जो है ना जिला भी पूछ देता है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि कर्नाटक के किस जिला में, तो शिमोगा जिले में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कर्नाटक के किस जिले में, तो शिमोगा जिले में। ठीक है, पहले आपको ये याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है कि कुचिकल जलप्रपात जो है ये किस नदी पर अवस्थित है। तो आपको याद रखना है कि कुचिकल जलप्रपात जो है ये किस नदी पर अवस्थित है, तो ये है आपका वराही नदी पर अवस्थित है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कुचिकल जलप्रपात जो है ये किस नदी पर अवस्थित है, तो ये आपको याद रखना है कि ये वराही नदी पर अवस्थित है। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है कि ये किस राज्य में है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि ये कर्नाटक के राज्य में। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस कि ये कर्नाटक के किस जिले में है, तो आपको याद रखना है शिमागो जिले में और वराही नदी पर अवस्थित है। ठीक है, यहाँ से तीन पॉइंट आपका याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं कुचिकल जलप्रपात की जो है इसकी ऊंचाई। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है गाइस, तो आपको याद रखना है कि कुचिकल जलप्रपात की जो ऊंचाई है ये कितनी है, तो कुचिकल जलप्रपात की ऊंचाई जो है 455 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। ये आपको ध्यान रखना है कितना है गाइस, तो 455 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। तो दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि कुचिकल जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, तो 455 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि कुचिकल जलप्रपात जो है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है गाइस, तो ये आपको ये याद रखना है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कौन सा है गाइस, आपको याद रखना है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ये कौन सा है, ये है कुचिकल जलप्रपात। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये भारत का। ठीक है, तो यहाँ से जितना भी प्रश्न बनता है मैं सारा लिखा दी होगा, इस सबको नोट कर लीजिएगा कुचिकल जलप्रपात से। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो है ये कौन सा जलप्रपात है गाइस, तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में जो कपिलधारा जलप्रपात जो है ये कहाँ स्थित है गाइस, तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में कौन सा जलप्रपात स्थित है, तो कपिलधारा जलप्रपात जो है ये कहाँ स्थित है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि कपिलधारा जलप्रपात जो है ये कहाँ स्थित है, ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो पहला आपको ये याद रखना है कि कपिलधारा जलप्रपात जो है कहाँ है, तो ये जो है ये मध्य प्रदेश में। उसके बाद आपको याद रखना है कपिलधारा जलप्रपात के बाद आपको याद रखना है कि ये किस नदी पर है, तो गाइस आपको याद रखना है कि ये जो है ये आपके किस नदी पर है, मध्य प्रदेश में। तो गाइस ये किस नदी पर है, कपिलधारा नर्मदा नदी पर है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये किस नदी पर है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि कपिलधारा जलप्रपात जो है ये नर्मदा नदी पर है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद कपिलधारा की जो है ऊंचाई कितनी है गाइस, ये भी आपको याद रखना है। तो कपिलधारा की जो ऊंचाई है वो 30 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो अगर हम कपिलधारा की ऊंचाई की बात करें, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, अगर कपिलधारा की ऊंचाई की बात करें तो 30 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, ये भी याद रखिएगा कितना इसकी ऊंचाई है, तो 30 मीटर इसकी ऊंचाई है कपिलधारा की, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं झारखंड में। झारखंड में आपका जो है वो कौन सा जलप्रपात है गाइस, तो आपको याद रखना है कि झारखंड में आपका जो जलप्रपात है वो है हुंड्रू का जलप्रपात, ये आपको याद रखना है। तो झारखंड में आपका कौन सा जलप्रपात है गाइस, आपको याद रखना है हुंड्रू का जलप्रपात जो है कहाँ स्थित है, तो ये है आपका झारखंड में। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ गाइस, आपको याद रखना है कि हुंड्रू का जलप्रपात जो है कहाँ है गाइस, तो ये आपके जो है झारखंड में। आप लोग पढ़े भी होंगे गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी जाता है, यहाँ तक कि बहुत बार ये प्रश्न 10th में भी देखने को मिला गाइस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हुंड्रू का जलप्रपात कहाँ है, झारखंड में। उसके बाद बात करते हैं कि ये किस नदी पर स्थित है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि हुंड्रू का जलप्रपात जो है ये आपके स्वर्ण रेखा नदी पर है। ठीक है, तो ये किस नदी पर स्थित है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि ये आपके स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं कि इसकी जो ऊंचाई है ये कितनी है, तो इसकी जो ऊंचाई है गाइस ये आपको ध्यान रखना है कि 98 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। हुंड्रू के जलप्रपात की जो ऊंचाई कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 98 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ से जो है इतना प्रश्न आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद की किस मंडल में है। तो आपको बताना है कि गायत्री मंत्र का जो उल्लेख किया गया है वो ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 9वां मंडल में, ऑप्शन बी 7वां मंडल में, ऑप्शन सी चौथा मंडल में, या ऑप्शन डी तीसरा मंडल में। तो अगर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद में तीसरे मंडल में जो है किसका उल्लेख किया गया है, गायत्री मंत्र
तो गाइस आपको याद रखना है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वो किस मंडल में किया गया, तीसरे मंडल में किया गया। और अगर सूक्त पूछे तो आपको याद रखना है कि ये 62वें सूक्त में किया गया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62वें सूक्त और 10वें मंत्र में जो है ये पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, 10वें मंत्र में जो है ये पाया जाता है। तो ये आपको इतना जो है गायत्री मंत्र से आपको याद रखना है कि ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल 62वें सूक्त और 10वें मंत्र में जो है ये गायत्री मंत्र जो है ये पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है ऋग्वेद को कौन सा वेद कहते हैं guys? तो ये आपको याद रखना है कि ऋग्वेद को जो है ये कौन सा वेद कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि ऋग्वेद को जो है मंत्रों का वेद जो है वो किसे कहा गया है। तो आपको याद रखना है कि मंत्रों का जो वेद कहा गया है वो ऋग्वेद को कहा गया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मंत्रों का वेद इसे कहा गया है। उसके बाद करते हैं नौवां मंडल का। ऋग्वेद का नौवां मंडल जो है ये किसको समर्पित है गाइस? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऋग्वेद का जो है नौवां मंडल ये किसको समर्पित है गाइस? तो ये आपको याद रखना है कि ऋग्वेद का नौवां मंडल जो है ये सोम को समर्पित है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद का नौवां मंडल किसको समर्पित है गाइस? तो ऋग्वेद का नौवां मंडल जो है ये सोम को समर्पित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है ऋग्वेद का चौथा मंडल, ठीक है। तो ऋग्वेद के चौथे मंडल में क्या कहा गया गाइस? ये आपको ध्यान रखना है। तो ऋग्वेद के चौथा मंडल में जो है वो कृषि को समर्पित है। ठीक है, तो ये किसको समर्पित है? तो नौवां मंडल जो है ये सोम को समर्पित है। चौथा मंडल जो है ये किसको समर्पित है गाइस? तो ये आपको याद रखना है कि ये जो है ये कृषि को समर्पित है। ये आपको याद रखना है कि किसको समर्पित है गाइस? तो ये आपको याद रखना है कि ये कृषि को समर्पित है चौथा मंडल। ठीक है, ये किसको समर्पित है? तो कृषि को समर्पित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं गाइस ऋग्वेद का सातवां मंडल। ऋग्वेद का जो सातवां मंडल है वो किससे संबंधित है गाइस? तो ये आपको याद रखना है कि शिक्षा से संबंधित है आपका ऋग्वेद का सातवां मंडल है गाइस। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सारी चीजों को नोट कर लीजिएगा कि ऋग्वेद का जो है वो कौन सा मंडल किसको समर्पित है गाइस, ये आपको याद रखना है। तो शिक्षा से जो संबंधित है वो कौन सा है? तो ऋग्वेद का जो है ये सातवां मंडल जो है ये किससे संबंधित है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऋग्वेद का जो है ये सातवां मंडल जो है ये किससे संबंधित है गाइस, आप याद रखिएगा। तो ये है आपके सातवां मंडल जो है ये शिक्षा से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। उसका जो है नौवां मंडल सोम को समर्पित है, चौथा मंडल कृषि को समर्पित है और तीसरा मंडल जो है वो 62वें सूक्त में जो है 10वें मंत्र में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको ये भी याद रखना है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद को जो है कौन सा वेद कहा गया? मंत्रों का वेद कहा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि मनुष्य के जीव के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना जो है वो सीमित रहती है। तो आपको बताना है कि मनुष्य के जीव के किस क्षेत्र में जो है वो कड़वाहट की संवेदना जो है सीमित होती है। और इस टाइप के प्रश्न रहते ही हैं गाइस। तो आपके ऑप्शन में ऑप्शन ए मध्य भाग में, ऑप्शन बी पिछला भाग में, ऑप्शन सी किनारों पर या ऑप्शन डी अगला भाग में। तो गाइस अगर हम सबसे पहले जो है अगर हम जीव का डायग्राम लेते हैं तो गाइस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो है जीव है, ये आपको पता है कि ये जो है ये जीव है। और इसमें मैं समझाती हूँ कि इसमें जो है कौन सा पार्ट जो है कहाँ पे खट्टा होता है, कहाँ पे आपका कड़वा होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसकी जीव का जो है ये वाला जो पार्ट होता है, जहाँ पे मैं इसे सर्कल कर रही हूँ, ये वाला जो पार्ट होता है ये कौन सा पार्ट होता है गैस? तो ये आपको याद रखना है कि ये जीव का जो है ये कौन सा पार्ट होता है गैस? तो आपको याद रखना है कि ये जीव का जो है ये आपका जो है करवाहट, करवा वाला पार्ट जो है ये कहाँ होता है? तो जीव का जो सबसे पीछे वाला जो भाग होता है इसमें जो है करवाहट होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये करवा होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कौन सा होता है? करवा होता है। उसके बाद आपको याद रखना है कि इसका जो ये वाला पार्ट है ये कौन सा पार्ट होता है गाइस? ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा पार्ट है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा पार्ट है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है ये खट्टा होता है, ठीक है। तो ये कौन सा होता है गाइस? ये वाला जो पार्ट होता है ये आपका खट्टा होता है जीव का, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गाइस कि जो आपका ये वाला पार्ट होता है ये वाला, ये जो है ये कौन सा पार्ट होता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है ये होता है यहाँ पे जो पार्ट होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो होता है ये कौन सा पार्ट होता है गाइस? तो ये आपको याद रखना है कि ये नमकीन होता है, ठीक है। ये आपका कौन सा पार्ट होता है गाइस? ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपका नमकीन होता है। उसके बाद बात करते हैं कि मीठा। तो ये वाला जो पार्ट होता है गाइस, आप ध्यान रखिएगा, जो ये वाला पार्ट होता है ये वाला जो पार्ट होता है ये कौन सा होता है गाइस? जहाँ पे मैं रेड कलर का कर रही हूँ, ये जो पार्ट होता है ये आपका कौन सा पार्ट होता है गाइस? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो होता है ये आपका होता है मीठा, ठीक है। ये कौन सा पार्ट होता है? मीठा। तो यहाँ पे जो है आपका जीव का समझ में आ गया होगा कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपसे पूछा था कि जीव के किस क्षेत्र तक जो है ये करवाहट की जो है संवेदना सीमित रहती है। तो यहाँ पे जो मैं येलो कलर का क्यों, ये जो है इसका करवाहट वाला पार्ट है गाइस, ये आपको पता होगा। ये इसका कौन सा पार्ट है? ये करवाहट वाला पार्ट है। तो ये करवाहट वाला पार्ट है तो ये कौन सा भाग हो गया?
गया, ये सबसे पिछला भाग हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछता है कि आपका जो है खट्टा कौन सा होता है गाइस, तो आपको याद रखना है ये जो किनारों पर जो होता है ये खट्टा होता है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है सबसे आगे वाले भाग में कौन सा होता है, ये मीठा भाग होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है कि पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में, या ऑप्शन डी कर्नाटक में। चलो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में स्थित है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये आंध्र प्रदेश में, और अगर बात करें कि आंध्र प्रदेश के किस जिले में गए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आंध्र प्रदेश के एलूरू जिले में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये किस जिले में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश के जो है एलूरू जिला जो है यहाँ जो है स्थित है आपका पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपको ध्यान रखना है। एलूरू जिला में जो है ये क्या है ये आपको ध्यान रखना है कि एलूरू जिला में स्थित है। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। उसके बाद बात करेंगे कि इस जो पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान है, पहले ये एक अभ्यारण्य था, यानी कि इसे अभ्यारण्य के रूप में इसका स्थापना हुआ था। तो अगर हम बात करें कि पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये 1978 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। 1978 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 1978 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। जब जब स्थापना हुआ था तो ये क्या था गाइस, तो जब इसकी स्थापना हुई थी तो ये वन्य जीव अभ्यारण्य था, ये आपको ध्यान रखना है। जब इसकी स्थापना हुआ था तो क्या था गाइस, तो ये जब इसकी स्थापना हुई थी तो ये वन्य जीव अभ्यारण्य था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो है राष्ट्रीय उद्यान इसे कब घोषित किया गया, तो गाइस आपको याद रखना है कि 1978 में जो है इसकी स्थापना हुई वन्य जीव अभ्यारण्य में। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान जैसे घोषित किया गया था, तो 2008 में जो है इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 2008 में जो है इसे क्या किया गया, तो 2008 में जो है इसे राष्ट्रीय उद्यान जो है घोषित किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसे कब घोषित किया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित जो किया गया था वो कब किया गया था, 2008 में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि वन्य जीव अभ्यारण्य था जब इसकी स्थापना हुई थी 1978 में, और 2008 में जो है ये आपको याद रखना है इसकी जो है राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान से, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान से आपको याद रखना है कि ये जो है ये लगभग कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये आपको याद रखना है कि ये लगभग जो है ये कितने 216 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो 216 वर्ग किलोमीटर में जो है ये फैला हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कितने किलोमीटर में फैला है, तो 216 वर्ग किलोमीटर में जो है ये आपका फैला हुआ है। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान से आपको ये याद रखना है कि यहाँ जो है गोदावरी नदी जो बहती है ना इसी राष्ट्रीय उद्यान में बहती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि गोदावरी नदी जो बहती है किस राष्ट्रीय उद्यान में बहती है, तो पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान में ही बहती है। अभी आपको ध्यान रखना है कि गोदावरी नदी जो है किसमें बहती है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि गोदावरी नदी जो है बहती है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान में ही गोदावरी नदी बहती है। तो यहाँ से जो है पापीकोंडा से आपको इतना चीज याद रखना है। ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश के एलूरू जिला में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करते हैं कि ये जो है इसकी जब स्थापना हुई थी वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में हुई थी 1978 में, लेकिन 2008 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। 216 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, और इसी पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान में जो है गोदावरी नदी बहती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से जितना इंपॉर्टेंट प्रश्न था मैं दिखा दी होगा, ये सबको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है तो आपको याद रखना है कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो ये कहाँ स्थित है तो ये आपको याद रखना है कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है ये छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है तो ये आपको याद रखना है कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है ये छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो ये आपको ध्यान रखना है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है ये छत्तीसगढ़ में है। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद अब बात करते हैं बिहार। बिहार में जो है ये कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है तो ये आपको याद रखना है कि बिहार में जो है ये आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ध्यान रखिएगा। तो बिहार में जो है ये आपका कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो बिहार में जो है आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको ध्यान रखना है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके बिहार में स्थित है। और बिहार के किस जिला में स्थित है तो ये भी आपको याद रखना है। ये बिहार के जो है पश्चिमी चंपारण में स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो कि बिहार में पड़ता है। और बिहार के कहाँ पड़ता है तो ये आपको याद रखना है कि ये जो है वेस्ट चंपारण में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये कहाँ पड़ता है तो यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा कि पश्चिमी चंपारण में पड़ता है, यानी कि वेस्ट चंपारण में पड़ता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, पश्चिमी चंपारण। उसके बाद बात करते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में जो है ये कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है गाइस, तो आपको याद रखना है कि कर्नाटक में जो है ये कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो कर्नाटक में गाइस आपका
बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके केरल में है, कर्नाटक में गाइस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ है गाइस, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका कहाँ है, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कर्नाटक में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है गाइस, तो आप याद रखिएगा कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका के कर्नाटक में, ये आपको ध्यान रखना। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पे, तो कर्नाटक के मैसूर में है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये कर्नाटक के कहाँ पे गाइस, तो ये कर्नाटक के मैसूर में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो यहाँ से इतना चीजों को नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि वर्ष 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो आपको बताना है कि वर्ष जो 1906 था उसमें जो है कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसमें जो है किसकी इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी। तो आपके ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले ने, ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयब जी ने, या ऑप्शन डी जॉर्ज यूल ने। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वर्ष 1906 में जो है कलकत्ता जो अधिवेशन हुआ था, जो कि दादा भाई नौरोजी ने किया था, तो 1906 में जो हुआ था कलकत्ता अधिवेशन, ये कौन सा था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कांग्रेस का कैवा अधिवेशन था गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कांग्रेस का जो है ये 22वां अधिवेशन था, ये आपको ध्यान रखना है, ये कांग्रेस का कैवा अधिवेशन था। तो ये जो 1906 में जो हुआ था ये आपको याद रखना है कि ये जो है ये 22वां अधिवेशन था, पहली बात आपको ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये जो अधिवेशन हुआ था ये कलकत्ता में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने। और इसी अधिवेशन में आपको याद रखना है कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया। तो गाइस आपको याद रखना है कि 22वां अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, उसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, यानी कि ये आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही कि पहली बार स्वराज शब्द का जो प्रयोग हुआ था वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था। तो आपको याद रखना है कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था, जो कि कांग्रेस का जो है वर्ष 1906 था, कलकत्ता अधिवेशन था। और जो है कलकत्ता में जो हुआ था वो 22वां अधिवेशन था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना। तो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने। तो यहाँ से जो है आपको इतना पॉइंट याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है ये आपको याद रखना है कि इन्होंने जो है इसमें जो है ये अध्यक्षता की थी, लेकिन ये जो अध्यक्षता की थी ये कौन सा वर्ष था, तो उन्हें वर्ष 1905 में जो अधिवेशन हुआ था, वर्ष 1905 में जो है आपका बनारस में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। वर्ष 1905 में जो बनारस में हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। उसके बाद आपको याद रखना है कि ये कांग्रेस का कैमा अधिवेशन था गाइस। तो ये आपको याद रखना है कि कांग्रेस का जो है ये 21वां अधिवेशन था, ये आपको ध्यान रखना है। कैमा अधिवेशन था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 21वां अधिवेशन था, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो अध्यक्षता की गई थी वो कांग्रेस के 21वां अधिवेशन, जो कि वर्ष 1905 में हुआ था, और किस स्थान पे हुआ था, बनारस में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी ने जो है कौन सी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी गाइस, तो ये कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, आपको ध्यान रखना है। बदरुद्दीन तैयब जी ने जो है ये कांग्रेस के कैवे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये आपको ध्यान रखना है कि तीसरे अधिवेशन की जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो तीसरे अधिवेशन की जो अध्यक्ष थे वो कौन थे गाइस, ये थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी। और जो है ये हुआ कब था गाइस, ये आपको याद रखना है कि तीसरा अधिवेशन जो हुआ था वो 1887 में हुआ था। ये कब हुआ था गाइस, तो आपको ध्यान रखना है 1887 में हुआ था। और कहाँ हुआ था गाइस, तो ये आपको याद रखना है मद्रास में हुआ था, ठीक है। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो कांग्रेस के बने थे कांग्रेस अधिवेशन के, वो कौन थे, तो वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो यहाँ पे ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे, ये भी आपको नोट कर लेना है, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। उसके बाद बात करते हैं जॉर्ज यूल की गाइस। ये आपको ध्यान रखना है कि प्रथम कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था गाइस, जो है कांग्रेस अधिवेशन का जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था वो कौन था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था, ये अंग्रेज अध्यक्ष था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था। तो यहाँ पे जो है प्रथम भी लिख लीजिएगा, यहाँ पे जो है ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था, जो कि जॉर्ज यूल था। ये किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कांग्रेस के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कौन सा अधिवेशन का अध्यक्षता किया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना कि ये चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और ये जो अधिवेशन हुआ था ये कब हुआ था गाइस, तो चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और ये हुआ था 1888 में। 1888 में कहाँ हुआ था गाइस, अगर स्थान पूछे तो आप याद रखिएगा कि ये जो अधिवेशन हुआ था ये इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में, या फिर वर्ष 1888 के इलाहाबाद में जो अधिवेशन
इलेक्शन हुआ था उसमें प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे गाइस? तो याद रखिएगा जॉर्ज व्यू, ठीक है। तो इलाहाबाद आपको याद रखना है, इलाहाबाद, इलाहाबाद ये स्थान आप याद रखेंगे। तो यहाँ से जो है आपको इतना प्रश्न याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो आपको बताना है कि अर्जुन पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन बी खेलकूद के क्षेत्र में, ऑप्शन सी संगीत के क्षेत्र में, या ऑप्शन डी फिल्म के क्षेत्र में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अर्जुन पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, खेलकूद के क्षेत्र में, ये आपको ध्यान रखना है। उसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर हम बात करेंगे कि अर्जुन पुरस्कार की जो है ये शुरुआत कब हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 1961 में हुई थी, यानी कि 1961 में जो है इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है कब हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 1961 में, ठीक है। उसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि 1961 में शुरुआत हुई थी, तो सबसे पहले ये पुरस्कार किसे मिला था, ठीक है। तो सबसे पहले जो है एक चेस इंटरनेशनल मास्टर थे गाइस, आपको याद रखना है उनका नाम था क्या, उनका जो नाम था गाइस आपको याद रखना है, उनका नाम था मेलवन एवरन, जो कि इन्हें सबसे पहले जो है पुरस्कार मिला था 1961 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मैनुअल एवरन, इनको जो है सबसे पहले पुरस्कार मिला था, ये भी आपको ध्यान रखना है। मेलवन एवरन को जो है सबसे पहले पुरस्कार मिला था, ये भी आपको ध्यान रखना है। मेलवन एवरन सबसे पहले पुरस्कार जो मिला था वो किसे मिला था? तो सबसे पहले जो पुरस्कार मिला था गाइस ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो मिला था वो किसे मिला था? तो सबसे पहले जो मिला था वो मैनुअल एवरन को मिला था, ये आपको ध्यान रखना। और कब मिला था? 1900। सबसे पहले जो पुरस्कार मिला ये किसे मिला था गाइस? तो मैनुअल एवरन को। और 1961 में जो है इन्हें ये पुरस्कार मिला, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से इतना चीज आपको क्लियर हो गया। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1961 में। उसके बाद जो है आपको याद रखना है कि ये जो पुरस्कार है ये किसके द्वारा दिया जाता है गाइस? तो याद रखिएगा कि ये जो पुरस्कार है ये भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। ये जो पुरस्कार है ये किसके द्वारा दिया जाता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि भारत सरकार द्वारा दिया जाता है ये पुरस्कार, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गाइस कि अभी हाल ही में अर्जुन पुरस्कार किसे मिला? तो 2024 में जो है अभी अर्जुन पुरस्कार किसी को नहीं मिला है गाइस। तो आपको अगर हम बता दें तो अर्जुन पुरस्कार जो है वो 2023 में मिला था, और 2023 में जो है यानी कि पिछले ईयर की बात करेंगे गाइस तो 2023 में मिला है। जो कि 2023 में जो है ये कितने खिलाड़ी को मिला था गाइस? तो ये आपको याद रखना है कि 2023 में ये पुरस्कार मिला, जो कि अब तक नहीं मिला है किसी को गाइस, अभी 2024 में नहीं मिला है। तो ये आपको याद रखना है 2023 में टोटल जो मिला था ये 26 खिलाड़ी को पुरस्कार मिला था। टोटल कितने खिलाड़ी को पुरस्कार मिला था गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि टोटल जो है ये 26 खिलाड़ी को पुरस्कार मिला था, ये भी आपको ध्यान रखना है। कितने खिलाड़ी को पुरस्कार मिला था गाइस? तो ये आप ध्यान रखिएगा कि टोटल जो है ये 26 खिलाड़ी को पुरस्कार मिला, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इनमें से जो है सबसे इंपॉर्टेंट नेम आपको याद रखना है कि मोहम्मद सामी जो है इनको जो पुरस्कार मिला था ये 2023 में ही मिला था। तो ये आपको ध्यान रखना है। 26 खिलाड़ी में अगर नाम ले लेते हैं पहले, सबसे पहले आपको याद रखना है कि मोहम्मद सामी को भी मिला हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन थे? तो गाइस आपको याद रखना है मोहम्मद सामी, जो कि एक क्रिकेटर है, ये आपको याद रखना है। इन्हें जो है मिला हुआ है 2023 में। उसका दूसरा आपको नाम याद रखना है। दूसरा कौन सा नाम याद रखना है गाइस? दूसरा आपको याद रखना है आयुष्या श्रीवास्तव, जो है इनको भी मिला हुआ है 2023 में। तो ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको ध्यान रखिएगा, आयुष्या और मोहम्मद सामी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि इन्हें कब मिला है गाइस? तो ये आपको याद रखिएगा 2023 में इन दोनों को मिला हुआ है, मोहम्मद सामी और आयुष्या को, ठीक है। 2023 में टोटल कितने खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार मिला है? तो 2023 में टोटल 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये आपको याद रखना है। तो अर्जुन पुरस्कार से आपको इतना चीज याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपको याद रखना है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। और सबसे पहले जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो मलयालम के लेखक थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ये आपको याद रखना। और महिला में जो मिला था वो आशा पूर्णा देवी को मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं संगीत के क्षेत्र में। संगीत के क्षेत्र में जो है ये कौन सा पुरस्कार दिया जाता है तो आपको याद रखना है संगीत के क्षेत्र में जो है ये ग्रेमी पुरस्कार, ग्रेमी पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है तो आप याद रखिएगा कि ग्रेमी पुरस्कार जो है ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रेमी पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है तो ग्रेमी पुरस्कार जो है ये आपके संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। फिल्म के क्षेत्र की बात करेगा तो सबसे पहले अगर बात करते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड, दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है ये किस में दिया जाता है तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो दिया जाता है ये दिया जाता है
गाइस ये आपके फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको ये याद रखना है। उसका जो है सबसे पहले ये पुरस्कार किसको मिला था, तो देविका रानी रोनी को जो है सबसे पहले ये पुरस्कार मिला था। और इस पुरस्कार की जो शुरुआत कब हुई थी गाइस, तो ये आपको याद रखना है 1969 में जो है इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1969 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है गाइस, तो ये आप याद रखिएगा, ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। और सबसे पहले किसे मिला था, तो देविका रानी रोनी को मिला था। ये आप याद रखिएगा कि ये फिल्म सबसे पहले किसे मिला था गाइस, तो ये आप याद रखिएगा, इस फिल्म में जो है सबसे पहले देविका रानी रोनी को मिला था। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि शरीर के किस भाग में पीत रस का उत्पादन होता है। तो आपको बताना है कि शरीर के कौन से भाग में है जिसमें पीत रस का उत्पादन होता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हृदय में, ऑप्शन बी फेफड़े में, ऑप्शन सी यकृत में, या ऑप्शन डी गुर्दे में। चलो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पीत रस का उत्पादन जो है ये कहाँ होता है, यकृत में होता है, जो कि आपका ये जो है ये कौन सा है, ये आप देख रहे हैं, ये जो है ये आपका यकृत है, यानी कि ये लीवर है। और ये जो है ये आपका क्या है, गॉल ब्लेडर है, जो कि ये आपका क्या है guys, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका पीत है। ठीक है, तो इसका उत्पादन कहाँ पे होता है guys, तो आपको पता है कि इसका उत्पादन जो होता है वो लीवर यानी कि यकृत। उसके बाद बात करते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है गाइस। तो आपको याद रखना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो कौन सी होती है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो यकृत होती है, आपको ध्यान रखना है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है ये यकृत होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है कि पीत रस का उत्पादन किसमें होता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी। ये जितने भी पॉइंट लिखा रही होगा सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात करेंगे, पीत। पीत जो होता है वो क्या करता है, तो भोजन में जो मौजूद वसा होता है ना उसके पाचन में ये मदद करता है। तो ये आपको याद रखना है कि पीत क्या करता है, तो भोजन में मौजूद जो होता है, ये आपको ध्यान रखना है कि भोजन में जो मौजूद वसा होता है, ठीक है, भोजन में मौजूद जो वसा होता है यानी कि जो फैट्स होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो भोजन में जो मौजूद वसा यानी कि फैट्स जो होता है इसके पाचन में मदद करता है। ठीक है, वसा के पाचन में मदद करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा कि पीत में क्या, पीत का काम क्या है, तो भोजन में मौजूद जो फैट्स होते हैं यानी कि वसा जो होते हैं उसके पाचन में मदद करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी लाइन याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो कौन सी है, यकृत है। और पीत रस का उत्पादन कहाँ होता है, तो यकृत में होता है। उसमें गाइस एक पॉइंट आप और याद कर लीजिएगा गाइस कि यकृत में जो है ये क्या होता है गाइस, यकृत से एक पॉइंट आप और याद रखिएगा कि ये क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो प्रोटीन का निर्माण भी कौन करता है गाइस, तो अगर यहाँ पे ऑप्शन में अगर यकृत होता है, याद रखिएगा कि प्रोटीन का निर्माण करना, कार्बोहाइड्रेट को नियंत्रित करना, ये सब काम जो है ये किसका है गाइस, तो ये आप याद रखिएगा, ये जो है ये यकृत का। तो ये आप याद रखिएगा प्रोटीन निर्माण करना ये सब काम किसका है गाइस, तो याद रखिएगा ये सब यकृत का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होगी जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं। यानी कि क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि एक परमाणु जो होगा उसका परमाणु संख्या क्या होगा जिसमें 10 प्रोटॉन हो या 11 न्यूट्रॉन है, जो कि इसमें परमाणु संख्या आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 10, या ऑप्शन डी 18। तो गाइस इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना कि क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछेगा कि 10 प्रोटॉन है या 11 न्यूट्रॉन है तो क्वेश्चन यही आएगा। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर क्वेश्चन में अगर 12 प्रोटॉन दे दे या फिर न्यूट्रॉन की संख्या अलग दे दे या प्रोटॉन की संख्या अलग दे दे, तो मैं इसमें सारी इसमें पूरा क्लियर कर दूंगी, ये क्वेश्चन ही क्लियर कर दूंगी गाइस, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि आपको वो परमाणु संख्या बताना है जिसमें 10 प्रोटॉन है और 11 न्यूट्रॉन है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक परमाणु संख्या उतना ही होगा जितना एक प्रोटॉन की संख्या दिया होगा। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि एक परमाणु संख्या की उतना ही परमाणु संख्या होता है जितना प्रोटॉन की संख्या की ये बराबर होता है। तो आपको यहाँ पे जो है ना नोट कर लेना है कि अगर परमाणु संख्या दिया हो, अगर प्रोटॉन पूछे तो आपका वही सेम आंसर होगा। अगर प्रोटॉन की संख्या दिया हो, परमाणु संख्या पूछे तो आपको ध्यान, तो आपको याद रखना है कि परमाणु संख्या जो होगा ये आपको ध्यान रखना है कि परमाणु संख्या जो भी होगा, ठीक है, परमाणु संख्या जो भी होगा वो आपका प्रोटॉन की संख्या होगी, यानी कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, आपको ये हमेशा याद रखना है कि परमाणु की संख्या बराबर
प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन हमेशा याद रखना है। कहीं पे भी अगर क्वेश्चन 10 दे दे, 20 दे दे, या कोई कंफ्यूज नहीं होना है, तो आपको ये जो है ये फॉर्मूला याद रखना है कि प्रोटॉन की संख्या या बराबर परमाणु की संख्या, या फिर परमाणु की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। अगर प्रोटॉन की संख्या 10 दिया हुआ है तो यहाँ पे जो है परमाणु संख्या भी 10 हो जाएगा। अगर प्रोटॉन की संख्या अगर 12 देता गया तो यहाँ पे भी परमाणु संख्या 12 हो जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होगी जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो है आपको 10 प्रोटॉन दिया है, तो परमाणु संख्या भी कितना होगी, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या के बराबर ही परमाणु की संख्या होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिएगा गाइज, ये फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है गाइज कि प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु की संख्या होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है, ये कितनी बार पूछा गया है गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि इस क्वेश्चन को जो है बहुत बार आरआरबी में पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे अगर मैं बता दूं तो 10 जो होता है, ये 10 किसका जो है ये आपको ध्यान रखना है। तो ये है आपका 10 जो है ये किस कौन सा परमाणु का प्रतीक है गाइस, तो ये है 10 नंबर पे जो आता है वो कौन सा आता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपका आता है नियोन। ठीक है, जो कि आपका हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो ये आपका 10 नंबर पे आता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है इसका प्रतीक क्या होता है, तो Ne जो है इसका प्रतीक है, ये आपको ध्यान रखना है। Ne जो है इसका प्रतीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका परमाणु संख्या कितना हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर ये भी पूछ सकता है गाइस कि प्रोटॉन की संख्या, आपको ये याद रखना है। ये मैं बार बार बता रही हूँ कि यहाँ पे जो है 10 प्रोटॉन दिया था, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ देता है कि एक परमाणु संख्या 10 है, तो इसमें जो है न्यूट्रॉन की संख्या 11, तो प्रोटॉन की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे आप हमेशा इस फॉर्मूला को याद रखिएगा कि जब भी ऐसा प्रश्न आपको निकालना है, परमाणु संख्या इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या, अगर परमाणु की संख्या दी गया है तो प्रोटॉन की संख्या ऑटोमेटिक निकल जाएगी। अगर प्रोटॉन की संख्या दिया हुआ है तो आपका परमाणु की संख्या निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रहेगा तभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है। तो आपको बताना है कि विटामिन B9 का जो रासायनिक नेम है वो क्या है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फोलिकम, ऑप्शन बी थाइमिन, ऑप्शन सी बायोटीन, या ऑप्शन डी नियासिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विटामिन B9 का जो रासायनिक नेम है वो फोलिक अम्ल है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है विटामिन B9 का जो है ये काम क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि विटामिन B9 का जो है अगर कार्य आपसे ध्यान रखना, तो आपको सबसे पहले आपको याद रखना है कि विटामिन B9 जो है ये क्या करता है कि यह विटामिन जो है शरीर में डीएनए का संश्लेषण करता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि ये विटामिन का कार्य क्या होता है, डीएनए का जो है संश्लेषण करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये क्या करता है गाइस, तो ये डीएनए का संश्लेषण करता है विटामिन B9। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये क्या करता है, डीएनए का संश्लेषण करता है। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। उसका जो है दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इसका जो है रासायनिक नेम क्या है, फॉलिक। उसके बाद आपको याद रखना है कि विटामिन B9 जो है इसे फोलेट के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर फोलिक अम्ल की जगह पर अगर फोलेट दे दे तो यहाँ पे भी आप कंफ्यूज नहीं होगा। ध्यान रखिएगा कि फोलेट के नाम से भी ये जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फोलेट के नाम से जो है जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं गाइस थाइमिन। थाइमिन जो है ये किसका रासायनिक नेम है गाइस, तो आपको याद रखना है कि विटामिन बी का जो रासायनिक नेम है ये क्या है गाइस, तो विटामिन बी का जो रासायनिक नेम है ये क्या है, तो ये है आपका जो है थाइमिन है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं नियासिन। नियासिन जो है ये आपको ध्यान रखना है कि ये विटामिन B3 का रासायनिक नेम है, ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन B3 का रासायनिक नेम क्या है गाइस, तो नियासिन है। और उसके बाद बात करते हैं विटामिन B7। विटामिन B7 का जो रासायनिक नेम है वो क्या है गाइस, तो विटामिन B7 का रासायनिक नेम है वो है बायोटीन। यहाँ से इतना चीज याद रखिएगा कि कौन कौन से विटामिन का रासायनिक नेम क्या है गाइस, ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि संतरा का खाने योग्य भाग निम्नलिखित में से कौन सा, यानी कि संतरा का कौन सा भाग है जो कि खाया जाता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फल भित्ति, ऑप्शन बी बीज पत्र, ऑप्शन सी पुष्पासन, या ऑप्शन डी भ्रूण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। संतरा का खाने योग्य जो भाग है वो कौन सा है, तो फल भित्ति जो है इसका खाने योग्य भाग है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है कौन कौन सा फल है जिसका फल भित्ति खाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है संतरा, जिसका फल भित्ति खाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है आपको याद रखना है केला, जिसका फल भित्ति खाया जाता है। तो पहले आपको याद रखना है केला, संतरा। उसके बाद आपको याद रखना और कौन सा है, हो गया आम, हो गया आम भी जो है इसका फल भित्ति
भित्ति खाया जाता है guys, ध्यान रखना है। आम का भी फल भित्ति खाया जाता है। उसके बाद जो है अगला नाम आपको याद रखना है कौन सा हो गया, तरबूज। तरबूज का भी जो है कौन सा ये खाया जाता है भाग, तो आपको याद रखना है कि तरबूज का जो है ये कौन सा भाग खाया जाता है, तो तरबूज का भी गाइस आपको याद रखना है फल भित्ति खाया जाता है। उसके बाद आपको याद रखना है अनानास। अनानास का भी जो है ये कौन सा खाया जाता है गाइस, तो आपको याद रखना है अनानास का भी जो है ये भी आपका जो है ये भी फल भित्ति खाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये सब फल भित्ति में आता है, ठीक है। ये सब खाने योग्य कौन सा भाग होता है, फल भित्ति होता है। उसके बाद आप बात करते हैं बीज पत्र। बीज पत्र में जो है कौन कौन सा आ जाएगा गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बीज पत्र की बात करें, काजू। काजू जो है इसका कौन सा भाग खाया जाता है गाइस, तो काजू जो है इसका बीज पत्र खाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है बादाम। बादाम का भी जो है ये आपका बीज पत्र खाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद आपको याद रखना है अखरोट। ये जो है ये किसका खाया जाता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है बीज पत्र का खाया जाता है। खाने योग्य कौन सा भाग है इसका, बीज पत्र है, ठीक है। अखरोट है गाइस, अखरोट, ठीक है। यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ये कौन सा है, अखरोट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पुष्पासन। तो कौन से फल का जिसका पुष्पासन जो है खाने वाला हिस्सा है, तो गैस आपको याद रखना है सेब। इसका जो खाने योग्य भाग है कौन सा है गैस, तो ये आपको याद रखना है पुष्पासन। सेब जो है इसका खाने योग्य भाग जो है पुष्पासन है। उसके बाद आपको याद रखना है नाशपाती। नाशपाती का भी खाने योग्य भाग कौन सा है गैस, पुष्पासन है, ये आपको ध्यान रखना है। नाशपाती के बाद आपको याद रखना है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी भी जो है इसका पुष्पासन भाग खाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। स्ट्रॉबेरी हो गया, तो यहाँ से आपको इतना चीज याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं गाइस भ्रूण पुष्प। भ्रूण पुष्प में कौन कौन सा आ जाता है जिसका हम भ्रूण पुष्प खाते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। भ्रूण पुष्प में आपको सबसे पहले याद रखना है नारियल। नारियल जो है इसका सफेद गुदा और नारियल का पानी जो है दोनों ही भ्रूण पुष्प के उदाहरण है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी आपको याद रखना है कि नारियल, नारियल जो है इसका भ्रूण पुष्प है, तो आपको याद रखना है कि नारियल जो है ये कौन सा है, तो इसका हम कौन सा भाग खाते हैं नारियल का, तो नारियल का हम भ्रूण पुष्प खाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। भ्रूण पुष्प वो होता है गाइस, यानी कि इसे एंडोस्पर्म कहते हैं, यानी कि फल के अंदर का वो हिस्सा जो बीज के विकास के दौरान जो है पौधों को पोषण प्रदान करता है, ठीक है। तो उसे हम भ्रूण पुष्प कहते हैं। तो नारियल हो गया इसका उदाहरण। उसके बाद आपको याद रखना है भ्रूण पुष्प का उदाहरण हो गया, आपको याद रखना है अनाज हो गया, ये भी भ्रूण पुष्प का उदाहरण हो गया। उसके बाद आपको अनाज के बाद आपको याद रखना है और कौन सा याद रखना है, सुपारी। सुपारी जो है ये भी कौन सा हो गया, ये भी भ्रूण पुष्प का उदाहरण हो गया। तो आपको याद रखना है कि बीज पत्र का उदाहरण, पुष्पासन का और फल भीति, ये सब जो है किसका कौन सा उदाहरण है, याद रखिएगा। जरूरी नहीं आपसे संदर्भ पूछे केला का खाने योग्य कौन सा भाग है या नारियल का खाने योग्य कौन सा भाग है, ये सब आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो आपको बताना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की संस्कृति जो है उसमें कौन सा कथन है जो कि सत्य नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे पूछ रहा है कि सही नहीं है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए से कह रहा है कि यहाँ से पत्थर से बनी आरंभिक ज्ञात मूर्ति के प्रमाण मिलते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है यहाँ से जो है लोहे की बनी मूर्ति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन सी आपसे कह रहे हैं कि सैंडल सभ्यता के लोग कपास उगाने के साथ साथ उसे प्रयोग में भी लाते थे। और ऑप्शन डी आपसे कह रहा है कि इस सभ्यता की लिपि दाईं से ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो गाइस ये भी करेक्ट है, इस सभ्यता की लिपि जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। सैंडल सभ्यता के लोग जो है वो कपास उगाने के साथ साथ इसका प्रयोग भी करते थे। लेकिन जो है ये रॉन्ग हो जाएगा गाइस, आपको ध्यान रखना है कि ये जो है यहाँ से जो है लोहे की मूर्ति नहीं मिली है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आपको क्वेश्चन क्या बोला है कि यहाँ से लोहे की बनी मूर्ति के प्रमाण मिले, जबकि लोहे की नहीं, यहाँ से जो है कौन सी मूर्ति मिली थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से जो है ये कांस्य मूर्ति मिली थी, ये आपको ध्यान रखना है। कांस्य की मूर्ति मिली थी गाइस, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन सी मूर्ति मिली थी, तो कांस्य की मूर्ति मिली थी। लोहे का जो है कब आया था, लोहे का आया था गाइस, आपको पता होगा जब इसमें वैदिक सभ्यता में जब आप आए थे तब वहां पे लोहे के बारे में लोगों ने जाना था। सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे की जानकारी लोगों के पास नहीं थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपसे पूछा था कि कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है कथन सही नहीं है। तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य युद्ध जो है किस नाम से प्रसिद्ध है। तो यानी कि मोहम्मद गौरी और कन्नौज के जो राजा थे जयसिंह, इनके बीच जो युद्ध हुआ था वो किस नाम से प्रसिद्ध है वो युद्ध। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तराइन का द्वितीय युद्ध, ऑप्शन बी तराइन का प्रथम युद्ध, ऑप्शन सी पानीपत का प्रथम युद्ध, या ऑप्शन डी चंदवार का युद्ध।
तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच जो युद्ध हुआ था वो चंदवार का युद्ध हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर पूछे कि चंदवार का युद्ध कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि चंदवार का युद्ध जो हुआ था वो 1194 ईस्वी में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ये युद्ध जो है ये कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि चंदवार का युद्ध जो हुआ था वो 1194 में हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें कि इस युद्ध में जो है ये तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था, लेकिन इसमें जो है हार किसकी हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि राजा जयचंद जो है इसमें हार गया था और मोहम्मद गौरी की जो है ये जीत हुई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। हार जो है ये किसकी हो गई थी, राजा जयचंद की। उसके बाद बात करते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध जो है ये किसके बीच हुआ था, तो ये आपको याद रखना है कि तराइन का प्रथम युद्ध जो है ये गौरी के बीच तो हुआ था, लेकिन और किसके बीच हुआ था, तो ये जयचंद के बीच नहीं हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है ये गौरी और पृथ्वीराज के बीच जो है ये कौन सा हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वीराज के बीच जो है ये तराइन का युद्ध हुआ था। ये गौरी और पृथ्वीराज के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, तराइन का युद्ध हुआ था। जिसमें आपको याद रखना है कि ये प्रथम युद्ध में जो है हार किसकी हुई थी गाइस, तो इसमें आपको याद रखना है कि इसमें जो है गौरी की हार हो गई थी। इसमें जो है हार किसकी हुई थी गाइस, तो गौरी की जो है ये हार हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो युद्ध हुआ था ये युद्ध कब हुआ था ये गाइस, तो आपको याद रखना है तराइन का युद्ध जो हुआ था वो 1191 ईस्वी में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। 1191 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था, तराइन का युद्ध हुआ था, जो कि गौरी और पृथ्वीराज के बीच हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। गौरी और पृथ्वीराज के बीच हुआ था, जिसमें कि गौरी हार गया था और 1191 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। उसके बाद बात करते हैं गाइस तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध जो है ये कब हुआ था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। 1192 ईस्वी में जो है ये तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था गाइस, 1192 ईस्वी में। और उसके बाद बात करते हैं ये जो युद्ध हुआ था ये युद्ध किसके बीच हुआ था गाइस, तो ये आपको याद रखना है। ये जो युद्ध हुआ था ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच भी ये युद्ध हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। द्वितीय युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था, तो ये गौरी और पृथ्वीराज के। तराइन का प्रथम युद्ध भी गौरी और पृथ्वीराज के बीच हुआ था और तराइन का द्वितीय युद्ध भी गौरी और पृथ्वीराज के बीच हुआ था। उसके बाद बात करें कि पहला में जो है वो गौरी हार गया था और दूसरा में जो है ये गौरी जो है ये जीत गया था, ठीक है। तो तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था जिसमें जीत किसकी हुई थी गाइस, तो ये गौरी की जो है जीत हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और यही जीत जो है ये आपको याद रखना है कि ये जो है दिल्ली सल्तनत जो हुआ था, जो कि गुलाम वंश का शासन आया था, यही जो है जीत की वजह से। तो ये जो जीत जो था ये गौरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था इस पे शासन करने के लिए। उसके बाद बात करते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है ये किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था बाबर के बीच में हुआ था। और किसके बीच हुआ था गाइस, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो युद्ध हुआ था ये किसके बीच हुआ था, तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी युद्ध के बाद जो है पानीपत का प्रथम युद्ध जो बहुत महत्वपूर्ण था, इस युद्ध के बाद जो है मुगल सत्ता की नींव डली थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बाबर और इब्राहिम लोदी यानी कि दिल्ली सल्तनत का खत्म हुआ था, उसके बाद जो है मुगल काल का जो है काल स्टार्ट हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें से जीत किसकी हुई थी, तो आपको याद रखना है कि इसमें जो जीत हुई थी ये बाबर का हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जीत किसकी हुई थी गाइस, तो जीत जो हुआ था ये बाबर का हुआ था। और ये जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, तो ये युद्ध हुआ था 1526 में, ठीक है। तो यहाँ से आपको इतना चीज याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान में प्रदान किया गया है। वो कौन सा 5 अनुच्छेद है बताइए, समानता का अधिकार जो 5 अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान में प्रदान किया गया है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 13 से 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15 से 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 से 18 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 16 से 20। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो है वो समानता के अधिकार को 5 अनुच्छेदों द्वारा किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है 14 से लेकर जो है 14 में आपको दिया गया है कि विधि के समक्ष समता का कानून, यानी कि कानून के जो है वो सब बराबर होगा। दूसरा आपको याद रखना है 15 में जो है ये आपकी जाति लिंग इस सब से भेदभाव से जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये निषेध है, ठीक। यानी कि कोई भी धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर जो है आप भेदभाव नहीं कर सकते, ये निषेध है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 16 में जो है ये क्या कहा गया, 16 में जो है वो लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता दी गई है। 17 में जो है वो आपको कौन सा दिया गया है, अस्पृश्यता का अंत दिया गया है। और 18 में जो दिया गया वो कौन सा दिया हुआ है, उपाधियों का अंत, ठीक है। तो 14 से 18 जो है ये समता के अधिकार में आता है, बट 14, 15, 16 में भी अलग अलग चीज दी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि शेर शाह की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो आपको बताना है कि शेर शाह ने जो भू राजस्व व्यवस्था की थी उसमें से कौन सा कथन निम्नलिखित में से जो सही नहीं है। तो ऑप्शन ए आपसे कह रहा है कि भू सर्वेक्षण के आधार पर एक रजिस्टर यानी कि खसरा खतौनी तैयार किया गया था। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कि भू राजस्व निर्धारण के लिए फसल दरों की सूची लागू किया गया। ऑप्शन सी आपसे कह रहा है कि उपज के लिए आधार पर भूमि की 3 श्रेणियां थी, पहला उत्तम, मध्यम और निम्न वर्ग में था। ऑप्शन डी आपसे कह रहा है कि भू राजस्व दर की उपज का 1/6 भाग जो है वो तय किया गया। तो जो है ये गलत है गाइस, 1/6 भाग नहीं तय किया गया था। तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन डी हो गया। तो ये जो है ये तीनों करेक्ट होगा कि भू सर्वेक्षण के आधार पर जो है रजिस्टर खसरा खतौनी तैयार किया गया। उसका जो है ये आपका बी जो बोला गया है निर्धारण के लिए फसल दरों की सूची जो लागू किया गया ये भी करेक्ट था। और इसमें जो है इसमें उपज के आधार पर भूमि की 3 श्रेणियां थी जो कि उत्तम, मध्यम और निम्न थी। ठीक है, जो कि शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि नीलगिरी एवं अन्नामलाई पहाड़ी के बीच कौन सा दर्रा स्थित है। तो आपको बताना है कि नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में कौन सा दर्रा स्थित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बारालाचा दर्रा, ऑप्शन बी पालघाट दर्रा, ऑप्शन सी बोरघाट दर्रा या ऑप्शन डी थालघाट दर्रा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में कौन सा दर्रा स्थित है। तो पालघाट दर्रा स्थित है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम नीलगिरी की बात करें तो नीलगिरी जो है ये आपका कहाँ है गाइस। तो आपको याद रखना है कि नीलगिरी और जो अन्नामलाई जो पहाड़ी है, तो नीलगिरी जो गैस ये आपको ध्यान रखना है ये कहाँ है गैस। तो नीलगिरी जो है ये आपके उत्तर में पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। नीलगिरी पहाड़ी जो ये किस साइड पड़ता है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है नीलगिरी जो है ये आपके उत्तर में पड़ता है। और उसके बाद आपको याद रखना है अन्नामलाई, अन्नामलाई जो है ये आपके दक्षिण में पड़ता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस दोनों पहाड़ी के बीच में कौन सा दर्रा स्थित है गैस, तो इस दोनों पहाड़ी के बीच में जो दर्रा स्थित है वो पालघाट दर्रा स्थित है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं गाइस इसकी ऊंचाई जो है, पालघाट दर्रा की जो ऊंचाई है ये कितनी है गाइस, तो ये आपको याद रखना है। पालघाट दर्रा की जो ऊंचाई है वो 140 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 140 मीटर ऊंचाई है। अगर आपको फुट में आंसर दे देगी फुट में कितना है, तो गाइस ये भी याद रखिएगा कि इस अगर आपसे फुट पूछ ले तो आपको याद रखना है 460 फुट। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे मीटर में पूछता है तो 140 मीटर, और अगर फुट में पूछे तो 460 फुट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर चौड़ाई की बात करें तो पालघाट दर्रा की जो चौड़ाई है वो कितनी है, तो 24 से 30 किलोमीटर जो इसकी चौड़ाई है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी अगर हम चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई कितनी है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि 24 से लेकर 30 किलोमीटर जो है इसकी चौड़ाई है। इसकी चौड़ाई कितनी है, तो 24 से 30 किलोमीटर जो है ये इसकी चौड़ाई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पालघाट दर्रा से जो है आपको इतना चीज याद रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले और केरल के पलक्कड़ जिले को जो है ये जोड़ता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कोयम्बटूर, पहला तो आपको याद रखना है कि ये कौन सा, ध्यान रखिएगा इसको कि ये कोयम्बटूर और केरल का जो ये है वो इसको जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले आपको याद रखना है कोयम्बटूर, और दूसरा आपको याद रखना है कोयम्बटूर से लेकर के ये किसको जोड़ता है गाइस, तो कोयम्बटूर से लेकर जो केरल का जो है कौन सा जिला है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। कोयम्बटूर से लेकर केरल का जो कोचीन जो जिला है इसको ये जोड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कौन सा दर्रा जोड़ता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो जोड़ता है ये पालघाट दर्रा जोड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं भोरघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा जो है कहाँ स्थित है गाइस, तो ये आपको याद रखना है। भोरघाट दर्रा जो है ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। भोरघाट दर्रा जो है ये कहाँ स्थित है गाइस, तो ये आपको याद रखना है ये महाराष्ट्र में स्थित है। और थालघाट दर्रा जो है ये कहाँ स्थित है गाइस, तो थालघाट दर्रा भी जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस कि भोरघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा से आपको याद रखना है गाइस कि भोरघाट दर्रा जो है ये किसको जोड़ता है, तो मुंबई और पुणे को जो जोड़ता है वो कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो मुंबई और पुणे को जो जोड़ता है वो कौन सा दर्रा जोड़ता है, ये भोरघाट दर्रा जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये मुंबई और पुणे के बीच का संपर्क मार्ग है, ये आपको ध्यान रखना है। तो उसके बाद अगर बात करें थालगढ़ दर्रा, ये मुंबई और नासिक के बीच का है जो जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। मुंबई को नासिक से कौन सा दर्रा जोड़ता है इसलिए आपको ध्यान रखना है। ये मुंबई और नासिक के बीच का जो है मार्ग है ये कौन सा है, ये थालगढ़ दर्रा के द्वारा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं गाइस बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रा जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि बारालाचा जो दर्रा है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो बारालाचा दर्रा कहाँ है गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बारालाचा दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ से इतना चीजों को नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी की किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है। आपको बताना है कि पृथ्वी का कौन सा ऐसा परत है जिसे बेरिस्फीयर परत कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सबसे आंतरिक परत, ऑप्शन बी सबसे ऊपरी परत, ऑप्शन सी मध्यवर्ती परत या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पृथ्वी की जो सबसे आंतरिक परत होती है ना, ये जो है ये कहलाती है, क्या कहलाती है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये बेरिस्फीयर कहलाती है। ये कैसे कहलाती है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है पृथ्वी की जो सबसे भीतरी जो ये होती है, कोर होती है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। ये मुख्य रूप से किससे होता है, ये लोहा से होता है और आपको याद रखना है निकेल पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी का जो सबसे आंतरिक होता है इसमें क्या पाया जाता है गाइस, तो आपको याद रखना है कि इसमें लोहा पाया जाता है। पहले आपको याद रखना है कि लोहा पाया जाता है और क्या पाया जाता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है निकेल पाए जाते हैं। ठीक है, तो लोहा और निकेल पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, निकेल पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि ये दोनों पाए जाते हैं। उसका ये पृथ्वी की सबसे गहरी और सबसे गर्म परत होती है। ठीक है, ये जो पृथ्वी का जो सबसे आंतरिक परत होता है ये क्या होता है गाइस, ये पृथ्वी की सबसे गहरी और आंतरिक परत होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये क्या होती है गाइस, ये सबसे गहरी परत होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे गहरी परत होने के कारण, गहरी परत होती है और प्लस गर्म भी होती है। ठीक है, तो पृथ्वी की जो सबसे आंतरिक परत है ये गहरी परत भी होती है और गर्म परत भी होती है। सबसे गर्म परत जो है कौन सी है, पृथ्वी की, ये भी आपको ध्यान रखना है, आंतरिक परत है। ठीक है, जिसके कारण जो है ये क्या होता है, सबसे गहरी होने के कारण जो है ये क्या होता है, ये बहुत उच्च तापमान होता है और दाब होता है। इसीलिए जो है इस परत को क्या कहा गया, बेरिस्फीयर परत कहा गया। ये आपको ध्यान रखना है। तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत में क्या पाया जाता है, तो लोहा प्लस निकेल पाया जाता है। उसका जो है ये परत जो है ये सबसे गहरी परत होती है और गर्म परत भी होती है। अगर गहरी की बात करें तो यह परत लगभग 2900 किलोमीटर जो है ये गहराई पर स्थित है। ठीक है, ये परत जो है कितनी गहराई पे स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत जो है ये किसमें 2900 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2900 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, गहराई पर स्थित है। तो इसी वजह से इसमें बहुत ज्यादा जो है तापमान होने के कारण ये बहुत ज्यादा उच्च तापमान होता है, जिसकी वजह से इस परत को बेरिस्फीयर परत कहा गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि 800 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है। यानी कि 800 से लेकर के जो 600 ईसा पूर्व का काल है ये आपको बताना है कि ये किस काल से जुड़ा हुआ है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रामायण युग से, ऑप्शन बी सूत्र युग से, ऑप्शन सी ब्राह्मण युग से या ऑप्शन डी महाभारत युग से। तो अगर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व जो है वो किस काल से जुड़ा हुआ है, ये ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो गाइस ये आरआरबी एनटीपीसी 2024 के जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट 13 आज का समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस 20 सेशन में से कि जो आपका आज का जो सेशन था 20 क्वेश्चन जो था इसमें से कितना क्वेश्चन जो है ये आपका करेक्ट हुआ है, ये भी जरूर बताइएगा। और कितनी ज्यादा चीजें जो है आपको क्लियर आउट हुई है ये भी जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर पसंद आया होगा तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।